Hi, I am Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक नए सेगमेंट के साथ प्रेजेंट हैं। इससे पहले हम लोग 3 जनवरी 2022 का सीडीपी का 1 से 30 तक क्वेश्चन किए हुए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक करेंगे। अगली तारीख का जो डेट होगा 4 जनवरी 2022। आप अपने कमेंट्स जरूर हमें बताएं करके। फीडबैक मिलने से क्या होता है कि हमें और भी अपनी क्वालिटी को बेहतर करने में सहजता होती है। आई होप कि आपका फीडबैक आएगा हम तक। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? वर्ड पे गौर करेंगे, स्थूल कौशल। स्थूल कौशल। Which of the following is an example of use of gross motor skill? मोटर स्किल दो तरह का होता है, याद रखेंगे। मोटर स्किल हैज टू टाइप, वन इज माइक्रो एंड सेकेंड वन इज मैक्रो। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। पहले मैं मैक्रो लिखता हूं एंड सेकेंड वन इज माइक्रो। मैक्रो हो गया बड़ी गति, या इसको आप कह सकते हैं स्थूल। और ये माइक्रो जो होगा यह छोटी गति, या इसको आप कह सकते हैं सूक्ष्म। मैक्रो में क्या होगा ना, शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग होगा। बड़े अंगों का प्रयोग। और मैक्रो में क्या होगा, शरीर के छोटे अंगों का प्रयोग। छोटे अंगों का प्रयोग होगा। इसमें जैसे आप पूरे हाथ का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें हाथ की अंगुलियों का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना। देखिए पूरे पैर का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ है एक मटर को उंगली से दबाना, केवल उंगली का यूज हो रहा है। किताब के पन्ने पलटना, 2 या 3 उंगलियों का प्रयोग हो रहा है। पेंसिल पकड़ना, जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है, इससे महज 2 या 3 उंगलियों का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें निश्चित तौर पे हम ज्यादा अंग का उपयोग कर रहे हैं, बड़े अंग का उपयोग कर रहे हैं। इसमें छोटे अंगों का, इसमें भी छोटे अंगों का, इसमें छोटे अंगों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब ग्रॉस मोटर स्किल की चर्चा होगी तो कुल मिलाकर के ये बड़े गति की चर्चा कर रहा है। और जो बड़े गति की चर्चा करे या मैक्रो मोटर या मैक्रो स्किल की चर्चा करे, उसमें हाथ आ सकता है, पैर आ सकता है, यानी बड़े बॉडी का जो बड़ा पार्ट होगा वो आ सकता है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 1, एक पैर पर संतुलन करना या बैलेंसिंग ऑन 1 फुट। दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दूसरा, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? डेवलपमेंट चेंजेस आर अ रिजल्ट ऑफ। देखिए जब विकास होता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है। विकास में क्या परिवर्तन होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है,
सामाजिक परिवर्तन होता है, सामवेगिक परिवर्तन होता है और नैतिक परिवर्तन भी होता है, डेफिनेटली होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। विकास में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं और इसका जो रिजल्ट है, ये परिवर्तन किसका परिणाम है, कौन से सीक्वेंसेस हैं जो ये चेंजेस लाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ना तो आनुवांशिक वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय। विकास दो चीज पर डिपेंड करता है। आवर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। एक होता है आपका, यहां लिखा हुआ है, आप वंशानुगत या आनुवांशिकी कहते हैं। एक आनुवांशिक कारण होता है और दूसरा पर्यावरण से रिलेटेड होता है। ये दोनों जब मिलेगा तब विकास होगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस, पहला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आनुवांशिकता भी है और पर्यावरण की परिस्थितियां भी, दोनों का अनूठा संयोजन। इसमें केवल आनुवांशिकता है, इसमें केवल सामाजिक सांस्कृतिक है और इसमें तो दोनों को नकार दिया गया है। आपके आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने इसको डिफाइन किया हुआ था। आइए फिर से देख लेते हैं। शैशवावस्था, ये 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो आप इसको मान लीजिए, नॉर्मली पूछे तो 0 से 6 वर्ष, यदि 6 वर्ष के सीक्वेंस में चले तो, नहीं तो 0 से 2 वर्ष। अब सवाल उठता है कि हम कहां देंगे 0 से 6 वर्ष और कहां 0 से 2 वर्ष। जब आपके विकल्प में बचपन अवस्था को बांट दिया जाए, प्रारंभिक बचपन में, मध्य बचपन में या उत्तर बचपन में, आई मीन प्री चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड, जब 2-3 फेज में बांट दिया जाए, तब आप शैशवावस्था इन्फेंसी फेज के लिए 0 से 2 वर्ष को बेस बना करके चलिए, आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। अब 2 से 6 वर्ष भी है। एक चीज और गौर करिएगा, शैशवावस्था की शुरुआत जब भी होगी तो 0 से होगी। जन्म के तुरंत बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका 0 से ही, और वो इन्फेंसी फेज कहलाता है। तो चाहे 0 से 6 हो या 0 से 2 हो। अब अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, व्हाट शुड बी द प्रॉपर आंसर, ये हमको कंसीडर करना है, सोचना है, थिंक करना है। तो हम बचपन को 3 फेज में बांट देते हैं, बचपन या बाल्यावस्था को। इसको प्री चाइल्डहुड कह सकते हैं, प्री चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था जिसको मिडिल चाइल्डहुड कह सकते हैं, और यहां पे आप कह सकते हैं पोस्ट चाइल्डहुड जिसको आप उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। नॉर्मली ये हो जाएगा आपका 2 से 6 वर्ष और ये 7 से 12 वर्ष। अब इसी दोनों के बीच से निकलेगा मध्य बाल्यावस्था, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मली 5 से 7, ये बेस मान लें। कहीं कहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेयर करेंगे तो 8 तक जाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन हैं कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years इज रेफर्ड टू एज, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? 2 से 6 वर्ष आपका पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन। दिस इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक अभिकथन है, यानी एक कथन है और उसके पीछे एक कारण है।
अभिकथन है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों का जो खेल होता है, बहुत सारा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेम्स, दे आर बेस्ड ऑन रियलिटी टीवी शोज, नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट। और दूसरा जो रीजन बताया जा रहा है, इन दिनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जब सोशलाइजेशन की बात होगी, सामाजिकरण की, तो मैंने पहले ही बताया है कि दो इकाई होता है, एक प्राथमिक होता है, दूसरा द्वितीयक या सेकेंडरी होता है। प्राथमिक में परिवार आ जाता है, और परिवार के अलावा जितने बाकी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो मीडिया हो, सोसाइटी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, विद्यालय, जो भी, वट एवर भी, सब के सब कंसीडर किए जाएंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन फैक्टर में। तो कारण भी सही है हमारा कि मीडिया जो है बच्चों को सिखा रहा है कि जीवन कैसे जीना है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा हो, उसका सोशल कस्टम्स का स्ट्रक्चर कैसा हो। तो ए भी सही है और बी भी सही है कि बच्चे जो टीवी में देखते हैं वैसे गेम, वैसे खेल को खेलते हैं, और सोशल मीडिया पे, चाहे वो ऑर्कुट हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाटएवर, जो कुछ भी है ना, वो धीरे धीरे बच्चों को सामाजिकता की शिक्षा देता जा रहा है। तो ए भी सही है हमारा और बी भी सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पियाजे द्वारा अभिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? देखिए, पियाजे ने लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए कुछ बातों का जिक्र किया है। उसी के हिसाब से ऑप्शंस यहां सेट किए गए हैं। जो ऑप्शन है पहला आपका, शिक्षक की गतिशीलता, ये सही है। शिक्षक निष्क्रिय हो जाएंगे तो बच्चा भी निष्क्रिय हो जाएगा धीरे धीरे, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। विविध सामग्री का प्रावधान, यह भी होना चाहिए कि आपके जो सामग्री है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चाहे वो टीएलएम हो या नॉर्मल आपके करिकुलम हो, उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग आईक्यू ईक्यू वाले होंगे। तो इससे क्या होगा, यदि किसी को किसी तरह की परेशानी है तो उसको क्लास में समावेशन करने में, शामिल करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, नवीन अनुभव प्रदान करना, ये कीवर्ड है, इसको देखिए, जरूर शामिल करना चाहिए नए अनुभव को। इससे क्लास रोचक बनता है, ज्ञानवर्धक भी बनता है। अब चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए, पुनर्बलन बढ़िया चीज है, लेकिन पुनर्बलन पियाजे ने नहीं दिया है, इसे स्किनर ने दिया है। याद रखेंगे, ये स्किनर के अधीन आएगा, ना कि पियाजे के अधीन आएगा। इसलिए आपके जो ऑप्शन है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार स्किनर का हो जाता है। रीइंफोर्समेंट, तो एक दो तीन, एक दो तीन आपके विकल्प संख्या 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो 5 का आंसर 2 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आपका क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चों में आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? कीवर्ड है जीववादी दृष्टिकोण, इस पे गौर करिएगा। और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि पेड़ पौधे और बादल भी चल रहे हैं, उसके बाद लुढ़कते पत्थर की इच्छा हो सकते हैं, इरादा। अब ये क्या बता रहा है? पेड़ पौधे, चलते हुए बादल और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए, जो इसका सेकेंड फेज है पियाजे का, जिसको आप बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें कुछ चीजें होती हैं। इसमें बच्चा इमेज फॉर्मेट करता है, इमेज फॉर्मेशन होता है,
इसी में बच्चा क्या करता है ना, जीववाद, एनिमिज्म करता है। और यहीं पे आप रुक जाइए, और भी चीजें होती है बट एनिमिज्म पे रुक जाइए। एनिमिज्म का मतलब ही होता है निर्जीव में सजीव की कल्पना। बच्चा यहाँ बादल में सजीव की कल्पना कर रहा है, बादल निर्जीव है, पत्थर निर्जीव है, हाँ पेड़ पौधे सजीव हैं, लेकिन इसको भी वह ह्यूमन के जैसा बिहेवियर करने वाला बतला रहा है। जैसे हम इंसान लोग अपनी हरकत करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों की भी इच्छाएं होती हैं, इससे वह रिलेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पे वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की चर्चा कर रहा है, जो होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा केवल और केवल अपने सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे ज्ञान अर्जित करता है। और ये कंक्रीट फॉर्म वाला जो स्टेज है 7 से 11 साल, तीसरा, इसमें बच्चा सामने देखेगा तो इमेजिन करेगा, चिंतन करेगा। और ये तो हाइपोथेसिस थिंकिंग की अवस्था हो जाती है, जो 11 के बाद होती है, चौथी अवस्था। तो आपके क्वेश्चन में जो जीववादी दृष्टिकोण की चर्चा की जा रही है, डेफिनेटली आपका हो जाएगा 2 नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी में बच्चा एनिमिज्म की चर्चा करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहीं पे एनिमिज्म या जीववाद की चर्चा करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ट। देखिए, जब भी वाइगोत्स्की की चर्चा हो, मैंने पहले भी बताया है, पहले के आप सेट को देखें जो हमने डिस्कशन कराया है, 3 चीजों का ख्याल रखेंगे। एक तो समाज, एक संस्कृति कल्चर, और तीसरा भाषा। तीनों शब्द को लेकर के चलेंगे। वाइगोत्स्की का एक स्टेटमेंट है कि भाषा की सड़क पर विचार की गाड़ी दौड़ती है, अर्थात भाषा पहले आता है और विचार इसके बाद, जबकि पियाजे इसके उलट बात करता है। पियाजे का कहना है कि विचार पहले यानी थॉट्स पहले आएंगे, अपीयर होंगे, और आपकी भाषा जो लैंग्वेज है, इट अपीयर्स लेटर, ये बाद में आता है। तो भाषा बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यह स्टेटमेंट हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की का। जीन पियाजे ने कहा है कि वातावरण के साथ अभिक्रिया या संक्रिया करके, इंटरेक्शन करके सीखता है। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिक या फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया है। तो आपके आंसर हो जाएंगे लेव वाइगोत्स्की। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वाइगोत्स्की ने कहा कि समाज और संस्कृति के हिसाब से बच्चा सीखता है। अब देखते हैं कि समाज संस्कृति से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। प्रतियोगिताओं के द्वारा, इसने कभी नहीं कहा कि कंपटीशन से बच्चा जीता है, कंपटीशन तो होना भी नहीं चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले या जो करके सीखने पर बल देते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा से बच्चों में हीन भावना का विकास हो जाएगा। साथियों के साथ बातचीत करके, बिल्कुल सही, उन्होंने कहा है कि बातचीत करके सीखता है। बातचीत किससे किससे करता है? इंटरेक्शन करता है, समाज से इंटरेक्शन करता है, स्वयं से इंटरेक्शन करता है, साथी से इंटरेक्शन करता है। तो स्वयं से जो बात करता है, ये 2 तरह का, एक प्राइवेट स्पीच होता है, एक प्राइवेट या इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच कह लीजिए, प्राइवेट स्पीच। और स्वयं से बात करता है, प्राइवेट या इनर साइलेंट स्पीच होता है, जब आवाज नहीं करेगा, मन ही मन बात करेगा। तो समाज से भी इंटरेक्ट करता है, अपने साथी से भी इंटरेक्ट करता है, वो इंटरेक्ट करता है, अर्थात इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है। पुरस्कार के लिए प्रयास करके दंड से बचने के लिए, ऐसी कोई बात उसने नहीं बताई है।
उद्दीपन प्रतिक्रिया वाइगोत्स्की का है ही नहीं, तो निश्चित तौर पे आपके जो आंसर होंगे साथियों के साथ बातचीत करके, इंटरेक्शन विद पीयर्स। दिस इज योर राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। बाल केंद्रित कक्षा, आइए देखते हैं पहले बाल केंद्रित कक्षा क्या है। बाल केंद्रित कक्षा, CCL, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। इसमें क्या क्या होगा? जो बाल केंद्रित कक्षा होगा, सेंटर में कौन होगा? सेंटर में बच्चा होगा, चिल्ड्रेन होगा, शिक्षक, सहयोगकर्ता, फैसिलिटी प्रोवाइडर के रूप में होंगे, बच्चे काफी सक्रिय होंगे, स्वयं करके सीखेंगे, कक्षा का स्ट्रक्चर लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक क्लासरूम शुड बी देयर। ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सीसीएल के, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के। अब है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रेन क्या होना चाहिए? निष्क्रिय नकलची के रूप में? बिल्कुल नहीं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय से लगे हुए हैं? एकदम सही। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अक्सर होते हैं। भाई जब ब्लैक बोर्ड से देख करके ही उतारना है तो बच्चों में सक्रियता कहां रह जाएगी? ये नहीं होगा। केवल निष्क्रिय श्रोता, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं, पैसिव, पैसिव ऑडियंस बन करके कोई फायदा नहीं है, फिर ये बाल केंद्रित कक्षा नहीं रहेगी। तो आपके आंसर हो जाएंगे 2 नंबर। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून तय नहीं। देखिए ये कोहलबर्ग का थ्योरी है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत इसने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके सिद्धांत में पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक अवस्था। दूसरा है आपका पारंपरिक, कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक अवस्था, इसको कन्वेंशनल स्टेज कह सकते हैं। तीसरा होगा आपका उत्तर पारंपरिक अवस्था, जिसको आप कह सकते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब इसके भी 2 स्वरूप हैं। इसका है आपका दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन। दूसरा है लेन देन अभिमुखता, और ये पारंपरिक में हो जाएगा। ए नंबर में अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मैं यहां पे की कर देता हूं, समझ लेंगे आप लोग। अच्छा लड़का अच्छी लड़की। और उत्तर पारंपरिक में, हाँ सॉरी, इसमें बी नंबर में छूट रहा है, ये सामाजिक व्यवस्था कह लीजिए, या सामाजिक या कानूनी व्यवस्था, और उत्तर पारंपरिक अवस्था में आ जाएगा आपका पहला सामाजिक विन्यास या सामाजिक अनुबंध कह लीजिए, सामाजिक अनुबंध। और इसका जो बी नंबर होगा ये हो जाएगा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। अब आपका प्रश्न है किसको मिलाना है, मैच करना है सही सही से, किसके साथ कौन मैच कर रहा है? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। देखिए ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। आपका पहला सजा और आज्ञाकारिता सबसे शुरू में होता है, कानून से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना कि समाज के लिए उसको बदल सकते हैं। समाज के लिए जब बदलने की बात होगी तो सामाजिक अनुबंध होगा, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदले जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदले जाते हैं समाज के बेटरमेंट के लिए, याद रखिएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, अप्रूवल प्राप्त करना। देखिए ये आपका है
पारंपरिक कन्वेंशनल स्टेज का फर्स्ट, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेड मोरल एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई काम सिर्फ इसलिए करता है कि उसको लगता है कि हमारी दूसरों की नजर में अप्रिसिएशन होनी चाहिए, बड़ाई होनी चाहिए, वह अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है, अप्रूवल लेना चाह रहा है। दैट्स व्हाई दे डू सच टाइप ऑफ इवेंट। तो यह आपका विकल्प सही है। तीसरा देखते हैं, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाना। जब नैतिक सिद्धांत को कोई खुद चुने ना, स्वयं चुने, तो आप डेफिनेटली सार्वभौमिक में जाएंगे। याद रख लीजिए इसको, जहां भी आपको मिल जाए कि नैतिक सिद्धांत सही है या गलत है, वो भी किसके बेसिस पे, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे, तो उसको आप किस ऑप्शन में देंगे, सार्वभौमिक में देंगे। कानून और व्यवस्था में क्या होगा कि कोई भी चीज पारंपरिक तरीके से चलेगी, उसे बदलना पॉसिबल नहीं होगा। चाहे तो आप इसको कानून व्यवस्था विन्यास कह सकते हैं, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था। मैंने पहले भी कहा कि दो जगह ट्रैप होता है स्टूडेंट, एक सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था को ही कहते हैं कानून और समाज की व्यवस्था, और एक दूसरा है सामाजिक अनुबंध। तो दोनों में अंतर क्या है कि सामाजिक अनुबंध तब तक चलेगा जब तक वह सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। जैसे सोसाइटी का बेटरमेंट नुकसान में जाना शुरू होगा, समाज का हित नहीं होगा, वहां पर लोग उन मान्यताओं को, रीति रिवाजों को, नैतिकता के बेस को चेंज कर देंगे। वह परिवर्तनशील होता है। जैसे एक जमाने में सती प्रथा को लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लेते थे, मानते थे, लेकिन बाद में जब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम हमारे सोसाइटी के लिए एक कर्स है, अभिशाप है, उन्होंने देर नहीं करी और उन्होंने क्या किया, इस मानक को बदल दिया। तो 3 नंबर आपका गलत हो रहा है, कानून के हिसाब से नहीं होगा। चौथा है, मैं चलो पढ़ देता हूं, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि अच्छा है या बुरा। बिल्कुल नहीं। सामाजिक अनुबंधन में क्या होगा कि हम उसे जब चाहें तब बदल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वह होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कि दूसरों के साथ भला बनकर अच्छा करके अनुमोदन अर्जित करना। इसका थोड़ा इंग्लिश देख लीजिए, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल्स बाय बीइंग नाइस, यानी अच्छा बनकर के, बाय बीइंग नाइस का मतलब अच्छा बनकर। क्या चाहते हैं आप, अप्रूवल चाह रहे हैं, अनुमोदन चाह रहे हैं, स्वीकृति चाह रहे हैं, या फिर अर्न कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। क्या अर्जित कर रहे हैं, तो आप यह अर्जित कर रहे हैं अप्रूवल, स्वीकृति, कि मैं बेहतर हूं अच्छा बन करके, अच्छा एक्ट करके। तो यह आंसर आपका सबसे अप्रोप्रिएट है, बेहतर है। तो 10 नंबर का आंसर 2 नंबर हो जाएगा। और इसी बहाने आप कोहलबर्ग के थ्योरी से एक बार फेस टू फेस भी हो गए, मुखातिब हो गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजाति की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर, इसने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसने P2L2MBS, मैं पहले बता चुका हूं फर्स्ट थ्योरी में ही, फर्स्ट सेशन में, P2L2MBS का फुल फॉर्म। इसके अलावा उन्होंने 3 बुद्धि और दिया था, एक है प्राकृतिक बुद्धि, एक है नैतिक बुद्धि, और एक है आपका प्राकृतिक नैतिक, एक बुद्धि है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। चलिए अस्तित्ववादी, कभी कभी जहन से उतर जाती है कुछ चीजें। अब इसमें क्या कह रहा है, वनस्पति के बारे में जानेगा, जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकता है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि नैतिकता में हम डीड्स को देखते हैं, काम को देखते हैं, अच्छा बुरा क्या है। अस्तित्ववादी में जीवन मृत्यु, जीवन में क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य वगैरह, इसके बारे में सोचते हैं। तो सुंदरता प्रकृति की हो, पेड़ पौधे झील झरने, इसके बारे में जब हो, तो निश्चित तौर पे प्राकृतिक बुद्धि के बारे में इशारा कर रहा है, इसका हो जाएगा प्रकृतिवादी।
और ये संगीत में, इसमें सब इंक्लूडेड है। संगीत की जानकारी होगी, जितने भी म्यूजिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले लोग होंगे उसके पास म्यूजिकल होगा, एम मैंने लिख दिया है। और ये है आपका अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल, अर्थात ये पर्सनल अदर्स हो जाएगा, दूसरे के बारे में हमें जब जानकारी हो जाए कि सामने वाले में कौन से गुण अवगुण हैं। स्थानिक स्पैटियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ये भी मैंने लिख दिया है। छोटे छोटे जगहों को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लें। आप देख लेंगे P2L2 MBS को, आप एक बार देख लेंगे, शायद पहले वीडियोस में है जिसमें सिर्फ हमने 10 क्वेश्चन कराया, उसको देखेंगे तो P2L2 MBS को हमने डिटेल में बताया हुआ है, आपको मिल जाएगा। और मैं एक चीज गौर कर रहा हूं कि हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जा रहा है, तो आपको इस पर अच्छे से मंथन करना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर पे, पियाजे पे, वाइगोस्की पे तो सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, दैट्स व्हाई यू मस्ट गो थ्रू दीज थ्योरीज वंस। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? नीप 2020 का रिकमेंडेशंस क्या है, ये पूछ रहा है। बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्विज्म, एक भाषावाद, मोनोलिंग्विज्म, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, या मूल्यांकन का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट। आप चारों शब्द को यदि समझ लेंगे ना तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। बहुभाषावाद क्या होगा? बहुभाषावाद होगा कि हम अपने क्लासरूम में बच्चों की अलग अलग भाषाओं को स्पेस देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। हो सकता है कोई बच्चा बांग्ला भाषी हो तो बांग्ला में वह बात करता हो और उसके कुछ शब्द हिंदी वाले आराम से सीख जाए, जैसे प्यारा माने अमरूद होता है, और भी ढेर सारे वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे अमरूद या गुआवा इंग्लिश में और बांग्ला में प्यारा, तो जब उसके शब्दों को हम स्पेस देंगे, स्थान देंगे, जगह देंगे, तो यह कहलाएगा आपका बहुभाषावाद। और एक भाषावाद क्या होगा ना कि हम एक ही भाषा को तरजीह या महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, दूसरी भाषा के लिए कोई स्पेस जगह नहीं होगा। तो ये तो नेप कभी नहीं कहा है। पाठ्यक्रम, करिकुलम जो है वो फिक्स स्टैंडर्ड टाइप का हो, अर्थात उसमें कोई लचीलापन ना, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर करिकुलम। ऐसी बात नेप 2020 कभी नहीं करता है। वह कहता है कि बच्चों के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। मूल्यांकन भी क्या है, असेसमेंट भी ये फिक्स नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो शुड बी फ्लेक्सिबल। चेंजेस जरूरी हो तो करने चाहिए, ऐसा मानना है। तो यह भी आपका गलत है, यह भी गलत है। तो नेप 2020 बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंग्विज्म को मानता है, इसी की सिफारिश करता है। तो 12 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, यही सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर में आते हैं। एक शिक्षिका यह धारणा दिखाती है, उसका परसेप्शन क्या है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है भाई। और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। अच्छा, और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? देखिए, लड़कों के लिए इसने अलग अलग परसेप्शन बतलाया है, और लड़कियों के लिए लड़कियां आज्ञाकारी होती है, ईमानदार होती हैं। लड़के क्यों नहीं ईमानदार होते हैं? लड़के भी होते हैं। बेईमान लड़कियां भी होती हैं, ईमानदार लड़के भी होते हैं। यह फिक्स परसेप्शन नहीं है, यह तो किसी पार्टिकुलर टीचर या व्यक्ति के द्वारा बनाया गया परसेप्शन है। यह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा कर रहा है, जेंडर पक्षपात बिल्कुल ये बाइस्ड होकर के बात कर रही है। स्थिरता की बात नहीं है, समता की बात नहीं है, समानता की बात नहीं है। यह है जेंडर पक्षपात की चर्चा कर रही है, जेंडर बाइस की बात कर रहा है। किसी एक जेंडर के पक्ष में कुछ खास बात को ये क्या कर रही है, चिपका रही है, उसके साथ अटैच कर रही है, जो कहीं से भी उचित ठहराया नहीं जा सकता है। यह कैसा उदाहरण है? जेंडर बाइस का या फिर जेंडर पक्षपात का। ये प्रिजुडाइज्ड है, जेंडर के बेसिस पे प्रिजुडाइज्ड है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये तीनों नहीं होगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। कथन है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक शिक्षक को जब बच्चों का आकलन करना हो, उसके लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक, असेसमेंट सिस्टम, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए, और उनके लिए मेथड्स भी डिफरेंट होना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी एक मूल्यांकन
तकनीक, मूल्यांकन तकनीक, असेसमेंट सिस्टम या असेसमेंट टेक्निक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। देखिए, जब हम किसी एक को बेस बना करके चलेंगे और हमको जांचना क्या है, उसकी प्रगति और विकास को, उसकी प्रगति और विकास को, यानी उसके प्रोग्रेस को, उसके लर्निंग को जब जांचना चाहेंगे, जानना चाहेंगे और किसी एक फिक्स मेथड से, तो ये हमें सही जानकारी नहीं देगा। क्यों सही जानकारी नहीं देगा? मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जरूरी नहीं कि उनकी गणित बेहतर हो सकता है उनकी भाषा बेहतर हो, गणित कमजोर हो सकता है कि उनका एसएसटी बेहतर हो या वो खेल कूद में लाजवाब हो। तो सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, अपने अपने फील्ड होते हैं, इसलिए हमें उनके आकलन का पैमाना भी अलग अलग रखना होगा, तभी ये बातें सच साबित होंगी, अर्थात हम उसका सही से आकलन कर पाएंगे। तो ए नंबर सही है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये सही है। और इसका रीजन है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, यह भी सही है। इसकी वकालत एडवोकेट कर रहा है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है? देखिए, सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग है, गौर करिएगा, एक वर्ड है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में जान लीजिए, इसके बारे में कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। यह कब चलेगा? जब आपका कक्षा कक्ष चल रहा हो, कक्षा कक्ष जब चल रहा हो, रनिंग गोइंग ऑन हो, तब चलेगा। सत्र के बीच में होता है, ठीक है, और इससे क्या होता है ना, इससे रिमेडियल टीचिंग होता है, जिसको आप कह सकते हैं निदानात्मक प्लस उपचारात्मक। पहले आप क्या करेंगे, आप डायग्नोस करेंगे और फिर रिमेडी करेंगे उसका। तो छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहां कैसे पहुंचे। बिल्कुल सही बात है कि कह रहा है कि नहीं को दर्शाता है, निगेटिव क्वेश्चन है, जबकि ये दर्शा रहा है कि सीखने के लिए आकलन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अर्थात बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, जब हमें ये जानना हो बीच में ही, सत्र के बीच में। देखिए, असेसमेंट नॉर्मली दो तरह का होता है, एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। नॉर्मली ऐसे तो आप रिमेडियल असेसमेंट भी कर सकते हैं या डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्ड से ही जैसा क्लियर हो रहा है कि ये फॉर्मेशन है, निर्माण की प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, जबकि समेटिव असेसमेंट एट द एंड होता है किसी सेशन के। एनुअल एग्जाम को ले लीजिए, वो समेटिव असेसमेंट होगा। समेटिव असेसमेंट के बाद आप उस बच्चों में कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसमें जो त्रुटि कमी रह गई है उसमें कोई चेंजेस, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप उसको करते ही इसलिए हैं कि बच्चों की कमी को जान करके समय रहते उसको हम दूर कर सके, अर्थात उसको सार्थक अधिगम से परिचित करा सकें। तो एक नंबर सही है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी सही है। टीचर गिव कंस्ट्रक्टिव क्वालिटेटिव फीडबैक टू फैसिलिटेट लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। भाई, तुलना कभी नहीं करनी है, मैंने पहले भी कहा है, तुलना नहीं करनी है बच्चों के बीच, उससे हीन भावना की उत्पत्ति हो जाएगी, और जब बच्चों में हीनता की भावना आ जाएगी फिर उसको सही रास्ते पर नहीं ला पाएंगे, बच्चे विमुख हो जाएंगे, भाग जाएंगे पढ़ने लिखने से। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, आप करिए। बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, अपने पीर ग्रुप से सीखेंगे, सेल्फ रेगुलेट करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, इससे बच्चे सीखेंगे। तो आपका 1, 2 और 4 ये सही है। जबकि पूछ रहा है कि कौन आकलन को सही से नहीं दर्शाता है, तो तुलना करने वाली बात प्रदर्शन के बेसिस पे
ये तुलना जो हो रही है ये सही बात को नहीं दर्शा रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन में सब तरह के बच्चे आएंगे। सब तरह का बच्चा मतलब सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, जिन्हें कुछ आवश्यकता हो, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे, विजुअली चैलेंज्ड बच्चे, जिसे पढ़ने लिखने में कोई परेशानी हो, उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, रिलीजन से वो बिलोंग करते हो, सबको एक साथ शामिल करिए। उन्हें स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, एक सामान्य कक्ष में। याद रखिएगा, इसमें 2-3 चीज, सभी बच्चे होंगे शामिल, इसमें सभी बच्चे शामिल होंगे। कक्षा कैसा होगा? सामान्य कक्षा होगा, स्पेशल क्लास नहीं होगा, यानी नॉर्मल क्लासरूम होगा। ये 2 चीज को आप याद रख लीजिए, यही होगा सामान्य कक्षा और सभी बच्चे शामिल होंगे बिना किसी भेदभाव के। जब उनको हम पढ़ाएंगे तो यही कहलाएगा समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। अब आते हैं ऑप्शन पे। लचीला शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल इसका जो पेडागोजी होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगम्य, जो जाया ना जा सके, ये फिक्स हो गया। इनएक्सेसिबल, जिसको एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे, वह किस काम का? अनम्य, लचीला नहीं हो, रिजिड हो, स्ट्रांजेंट हो, मानसिकता को तो लचीला रखना होगा। मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज नहीं, ये भी नहीं। लचीला रखिए, गम्य रखिए, नम्य रखिए, अर्थात फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ये स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, बल्कि आवश्यकता के हिसाब से इसमें बदलाव हो तो बदलाव करने लायक बनाना चाहिए। आपके आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? Which of the following disability cause challenges in social communication? देखिए, सोशल कम्युनिकेशन, इस वर्ड पे गौर करिए। हिंदी से ज्यादा ये इंग्लिश का वर्ड आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सोशल कम्युनिकेशन, सामाजिक बातचीत। सामाजिक बातचीत कैसे करेंगे? डिसलैक्सिया से, सॉरी डिसकैलकुलिया से उसको कोई मतलब नहीं है, ये तो गणित संबंधी विकार है। डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार है। और ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गतिमान दिव्यांगता, इससे क्या होगा, आपको चलने फिरने में कठिनाई होगी। ये शारीरिक अपंगता के बारे में, जबकि वहां पे क्या है, शारीरिक नहीं सामाजिक अपंगता है। सामाजिक संचार, समाज में आप समाज की मुख्य धारा के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। डेफिनेटली ये ऑटिज्म की ओर इशारा कर रहा है। क्यों कर रहा है ऑटिज्म की ओर इशारा? ऑटिज्म क्या है? ये आत्मकेंद्रिता, स्वालीनता क्या है? ऑटिज्म प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो वयस्क के साथ ठीक से अपने रिलेशन को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, अपने आप में हीन भावना आ जाती है, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अलग थलग पड़ जाता है। जब ठीक से बातचीत नहीं होगी, संचार नहीं होगा कम्युनिकेशन का, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, अपने ही बारे में सोचेंगे, खुद को इस लायक समझते ही नहीं है कि समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, या जहां भीड़ वगैरह हो, स्पेशली जो एडल्ट वन हो, वयस्क लोग हो, उनके साथ वो बातचीत करने में बहुत हिचकते हैं, उन्हें हेजिटेशन होती है, परहेज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रिता, स्वालीनता या फिर ऑटिज्म। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में आते हैं। Which of the following helps in inclusion of learners from disadvantaged groups? ये कन्नम नहीं, ये निम्न होना चाहिए। इसी को देख करके हमने इंग्लिश में पढ़ा। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह, सुविधा विहीन या सुविधाहीन वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने? पहले वर्ड पे गौर करिए, फोकस ऑन वर्ड्स। सुविधाहीन और वंचित ग्रुप कौन है? सुविधाहीन या वंचित समूह उसको कहते हैं जो समाज की मुख्य धारा से बहुत अलग हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं रेल की पटरियों के बगल में जो कुछ उस तरह के काम करने वाले हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। अपने आसपास में गौर करिए, जैसे सूप वगैरह बनाने वाले, कहाँ उनको इतनी फुर्सत मिलती है कि वो सोच सके समाज के बारे में।
उनको बस जीना है, कमाना है, शिक्षा से बहुत दूर है वो, बहुत कम पॉपुलेशन उनके हैं जो शिक्षा में अपने आप को शामिल किए हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं, या फिर जो चिमनी भट्ठा पर काम करने वाले हैं या होटल ढाबे में काम करने वाले हैं, उनके बच्चे वो कैसे शामिल होंगे एजुकेशन में? उनके लिए क्या है जो मददगार साबित हो सकता है? विविधता को महत्व, बिल्कुल। आप डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए। एक ही जैसे लोग तो नहीं होंगे ना, सब अलग अलग तरह के होंगे, तो उनको शामिल करिए, ये सही बात है। तो सबको शामिल करेंगे तो उनको भी शामिल होने का मौका मिलेगा। गैर प्रासंगिक, इररिलेवेंट जो होगा, आप वैसे पाठ्यक्रम को जो जरूरी ही ना हो, उसके हिसाब वाला ना हो, उसके लिए अप्रोप्रिएट ना हो, ऐसे पाठ्यक्रम को, करिकुलम को शामिल करेंगे तो बच्चे विमुख हो जाएंगे शिक्षा से, धीरे धीरे वो फाड़ हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। प्रमुख समूह की ओर केंद्रिता शिक्षा शास्त्र नहीं, डोमिनेंट ग्रुप की ओर जब आप बढ़ेंगे तो एक खास वर्ग को बहुत फायदा मिलेगा, बाकी बच्चे उससे दूर ही रहना पसंद करेंगे। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मैंने पहले भी कहा है, ये कभी भी पॉजिटिव इशारा नहीं करता है। मानकीकृत नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है पॉजिटिव क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, विविधता को महत्व। विविधता को महत्व का मतलब है कि बच्चे की पृष्ठभूमि अलग अलग हो, और चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म, मजहब, जाति से हो, किसी भी काम पेशा को करने वालों के बच्चे हों, आप उन्हें शामिल करिए, इजिली शामिल करिए, सम्मान के साथ शामिल करिए, और उनको वही स्थान जगह दीजिए जो बाकियों को देते हैं, कोई डिस्पैरिटी डिस्टिंग्विश किए बिना, बिना भेदभाव के। तो इससे क्या होगा, अभिवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी शामिल होंगे, अपने आप को इंक्लूजन कर सकेंगे। 18 का एक आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मॉडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। सामग्री, कौन सी सामग्री? टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकता है, या लर्निंग के लिए जो भी मटेरियल होगा वो हो सकता है। पढ़ने पढ़ाने के जो भी तरीके हैं, आपके बुक्स हो जाए, आपके ऑडियो एड्स हो जाए, विजुअल एड्स हो जाए, स्पर्श अधिगम, टचेबल लर्निंग मटेरियल हो जाए, ब्रेल लिपि हो जाए, कैसेट्स हो जाए, मतलब पढ़ने पढ़ाने के लिए आप जितने भी चीज का उपयोग करते हैं सबको कहते हैं पढ़ने पढ़ाने की सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब कई तरीके से प्रस्तुत कर सके, कुछ को छू करके, कुछ को दिखा करके, कुछ को सुना करके। तो इससे क्या मदद मिलेगी, किन्हें आप शामिल कर सकेंगे? भाई सबको शामिल कर लेंगे। अब जैसे हम वीडियो कैसेट्स देंगे, तो वीडियो कैसेट्स जिन्हें सुनाई नहीं देता है, दिखाई देता है, तो कम से कम दृश्य तो देख सकेंगे। और जिन्हें सुनने की प्रॉब्लम, सॉरी, जिन्हें देखने की प्रॉब्लम, उनके लिए ऑडियो कैसेट्स देंगे, ऑडियो एड्स देंगे, तो उनको उससे बेहतर फायदा मिलेगा। और जो देख नहीं सकते उनको ब्रेल लिपि भी दे सकते हैं, तो श्रवण बाधित छात्र को फायदा मिलेगा अलग अलग तरीके के अप्रोचेज से, या टीएलएम से दृष्टि बाधित को भी फायदा मिलेगा। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, इसको भी फायदा मिलेगा। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, अब ये आ जाता है कि गतिमान दिव्यांगता, जरा इंग्लिश देख लीजिए, स्टूडेंट्स फेसिंग लोकोमोटिव डिफिकल्टीज। देखिए, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण के प्रावधान से निम्नलिखित में किसके समावेश में मदद मिलेगी? जब कई तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तीनों तो बिल्कुल सही है। अब है जिसको लोकोमोटर की प्रॉब्लम है, यानी चलने फिरने में जिसे थोड़ी बहुत परेशानी है। देखिए, लोको वर्ड को समझ लीजिए, जैसे एक होता है पैलेट, एक होता है लोको पैलेट, ठीक है? तो एक वर्ड आता है मिलिट्री, एक वर्ड आता है पारा मिलिट्री, एक होता है एसपी, एक होता है डीएसपी या डीवाईएसपी। तो ये दोनों है ना, कहीं कहीं उसमें एक छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोटर नहीं, मोटर डिफिकल्टीज नहीं, लोको मोटर, किसी कोई एक हाथ से विकलांग हो, कोई एक पैर से विकलांग हो। तो इसमें मेरे हिसाब से 1 2 3, 1 2 3 कहीं नहीं है, ये तीनों तो डेफिनेटली होगा, 110% होगा। आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे भी तो कुछ ना कुछ मदद चाहिए। ये बच्चा कैसे पढ़ेगा यदि इसके लिए रैंप की व्यवस्था नहीं होगी, यदि इसके लिए बैठने की फैसिलिटी नहीं होगी? हो सकता है
अब लोकोमोटर की गतिशीलता, कुछ अलग अलग तरह की परेशानी हो सकती है, हाथ का, पैर का या कुछ भी, और दूसरे ऑर्गन का, चलने फिरने वाले ऑर्गन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपके आंसर हो जाएंगे चारों। चौथा विकल्प आपका सही है, 19 का 4 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? Which of the following correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of student with specified disability? देखिए कैसी डिजेबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी, यानी खास तरह की विकलांगता, और इसको क्या कर रहे हैं आप, क्लास में शामिल कर रहे हैं। तो क्लास में खास तरह की दिव्यांगता वाले को शामिल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन, मतलब अलग अलग तरह के दिव्यांगता वाले बच्चों को क्लास में आप शामिल कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी फैसिलिटी देंगे, कौन सा टीएलएम देंगे, कौन सा लर्निंग मटेरियल देंगे, आइए देखते हैं एक एक करके। गुणज वैकल्य, यानी इंग्लिश थोड़ा देख लीजिए बेहतर रहेगा, डिसकैलकुलिया, प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर दे रहे हैं किसको, डिसकैलकुलिया वाले को, तो हिसाब में उसे जो मैथ के ऑपरेशंस होते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो यह तो आपका सही है। दूसरा है डिसलैक्सिया, यानी कि पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य। अब जिसे पढ़ने में परेशानी हो रही है, डिसलैक्सिया, आप उसको क्या दे रहे हैं ना, लंबा लंबा लिखने के लिए दे रहे हैं, इससे परेशानी होगी, ये मैच नहीं खा रहा है। असाइनिंग लेंथी रिटन असाइनमेंट्स, नहीं, ये परेशानी का कारण है। कैसे लिख पाएगा वो, उसे पढ़ने में परेशानी होती है, लिखने में भी उसे परेशानी होगी, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो लिखेगा कैसे, ये परेशानी होगी। श्रवण दोष, ऑडियो टेप, हियरिंग इंपेयरमेंट है और उसको ऑडियो टेप दे रहे हैं, बेचारा सुन ही नहीं पा रहा है, सुनने की उसको प्रॉब्लम है, और जिसको सुनने की प्रॉब्लम है उसको आप क्या दे रहे हैं ना, ऑडियो टेप दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है आप गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा? अगला है दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें, ये तो और अपने आप में बेईमानी है भाई, कि जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, विजुअल इंपेयरमेंट है, विजुअली चैलेंज्ड है, वो दिख नहीं रहा ठीक से, और आप क्या देख रहे हैं, पिक्चर बुक दे रहे हैं उसे, भाई तुम देखो, ये अन्याय है। तो आपका 20 नंबर का कौन सही होगा, 1 नंबर होगा सही, डिसकैलकुलिया, आप उसको प्रोवाइड करिए कैलकुलेटर, ये सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर पे आते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? गौर करिए, प्रारंभिक कक्षा क्लास 1 to 5, इसके लिए शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा एटीट्यूड, तरीका, अप्रोच बेहतर है? बिना समझे नकल करना, मैं तो कह रहा हूं समझ के भी नकल नहीं करनी चाहिए बच्चों को, फिर सीख नहीं पाएगा वो। यहां तो बिना समझे कह रहा है, करके सीखना सबसे बेहतरीन, लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग, यही होना चाहिए। निष्क्रिय रूप से सुनना कोई फायदा नहीं है, आप घर चले जाओ, रटकर याद करना, रटेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप इमिटेट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, नकल करने से आप ज्ञान के सक्रिय निर्माता कभी नहीं बन सकेंगे। बच्चे नकल करके बहुत दूर तक नहीं जा सकते। बच्चों को क्या होगा ना, अपने संप्रत्य, अपने कंसेप्ट को खुद डेवलप करना होगा सेल्फ रेगुलेशन के बेसिस पे। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, करके सीखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कथन है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए विद्यालय को क्या करना है ना, कि जब भी कोई सोशल ओकेजन्स हो उसमें उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। जैसे टीचर्स डे हो गया, या 15 अगस्त हो गया, या कोई मेला वगैरह का अवसर है, विज्ञान मेला है, विज्ञान प्रदर्शनी है, साइंस का जो मेला वगैरह लगता है, उसमें स्कूल को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया, बिल्कुल हम कहाँ सीखते हैं, समाज में।
हम अपने वातावरण पर्यावरण में ही सीखते हैं, चाहे हम घर में सीखें या विद्यालय में सीखें, दोनों ही एक सोसाइटी का एक मतलब हमारे समाज का एक अंग है। विद्यालय भी समाज का अंग है और परिवार भी समाज का ही एक हिस्सा है। अधिगम निश्चित तौर पे एक सामाजिक क्रिया है। अरस्तु का स्टेटमेंट याद करिए, अरस्तु ने कहा है, वन हु इज अनेबल टू लिव इन सोसाइटी मस्ट बी आइदर अ बिस्ट और गॉड। वह मनुष्य जो समाज में रहना पसंद नहीं करता है या तो दानव है या देवता है। तो हमको सीखना है तो समाज में तो रहना पड़ेगा, इसलिए सामाजिक क्रिया ही कहलाएगी अधिगम। तो आपका ए और बी दोनों सही है, एक नंबर सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गतिविधि एक्टिविटी को मीनिंगफुल बना दीजिए, फ्रूटफुल बना दीजिए, बेनिफिशियल बना दीजिए। क्या करेंगे एक टीचर के नाते आप? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करेंगे। इररिलेवेंट पार्ट में क्यों डिवाइड करेंगे? जब रिलेवेंट ही नहीं है, उससे उसका मेल ही नहीं खाता है, तो उससे क्या फायदा? हम चीजों को डिवाइड करेंगे लेकिन डिस्कनेक्ट करके नहीं, कनेक्टेड होना चाहिए, वह उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बारे में अस्पष्ट निर्देश, भाई अस्पष्ट निर्देश दीजिए, जो भी हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें संदर्भहीन, फिर इररिलेवेंट बात की चर्चा कर रहा है ये, संदर्भहीन नहीं होना चाहिए, संदर्भ युक्त होना चाहिए, जो विषय वस्तु है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो यह भी गलत है। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, सिचुएटिंग देम इन द ऑथेंटिक कंटेक्स्ट, बिल्कुल सही है। आप उसे व्यवस्थित करिए ऑथेंटिक कंटेक्स्ट में, जो उपयोगी हो और उससे जुड़ा हुआ हो। तो गतिविधि तब सार्थक बनेगा जब बच्चों के लिए वह जरूरी होगा, उपयोगी होगा और उससे वह जुड़ा हुआ, तभी वो उससे जुड़ाव महसूस करेगा। तो 23 का 4 आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, निगेटिव देता है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, यह तो सही है कि जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम करिकुलम को अडॉप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ये अच्छी बात है, सही बात है। छात्रों के लिए अनुभवनात्मक शिक्षा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, ऐसी शिक्षा जिससे बच्चों में कुछ एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, यह बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, देखिए नवाचार को इंग्लिश में कहते हैं इनोवेटिव, इनोवेशन तो होना चाहिए। इनोवेशन कहते हैं नई चीजों की खोज को, नए नए विचारधारा को, नई सोच को आप कक्षा में शामिल करें, करिकुलम में शामिल करें। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न स्टूडेंट्स। नई नई चीजें क्लास को तरोताजा रखेंगी, फ्रेश रखेंगी, बच्चों को इंटरेक्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो 3 नंबर भी सही है। परीक्षा केंद्रित, एग्जाम सेंटर्ड, उसमें क्या है? कठोर शिक्षण रणनीतियां, रिजिड एग्जाम सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी, बिल्कुल गलत है। एक तो एग्जाम ओरिएंटेड होना ही नहीं चाहिए, ऊपर से कह रहा है कि रिजिड एग्जाम सेंटर्ड, एक तो परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, वही गलत है। हम लर्निंग को किसके ओरिएंटेड रखें कि उसके जो पर्सनल लाइफ है, जो उसका नॉर्मल लाइफ है, उसे वो रिलेट कर सकें। और यहाँ कह रहा है कि नहीं रिजिड होना है, मतलब रिजिड एग्जाम सेंटर्ड होना है, यानी मुश्किल वाली परीक्षा को बेस बनाइए बच्चों को सिखाने के लिए, सकारात्मक योगदान नहीं देंगी, यही ये गलत है। और गलत वाला ही क्या होगा? आपका आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 24 का 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु, आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट के पर्सनल लाइफ से ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे स्कूल में बहुत सारे एक्सपीरियंस को लेकर के आते हैं और टीचर क्या चाहिए? उस पर जो ध्यान देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पहले देखिए विषय वस्तु जो पढ़ा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, मान लिया जब पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को हाथ धो करके खाना चाहिए, आप पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, तो
बच्चा सिर्फ ऐसा ना हो कि प्रश्न आंसर क्वेश्चन आंसर करने के लिए सीख ले, बल्कि रियल लाइफ में उसको यूज भी करे, इंप्लीमेंट करे, तभी उसका व्यवहार में लाना ही रियली में लर्निंग कहलाएगा। तो बच्चे जो भी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस लेकर के स्कूल आए, टीचर को उन बात पे क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, उसका बहुत अच्छे से अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्विंग करना चाहिए। एक और दो दोनों सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? स्वयं का मूल्यांकन, सीखने का स्वयं का मूल्यांकन करने में, समझ की जांच करने में मदद करता है। Which of the following helps learners evaluate their own learning and check their understanding? देखिए, फॉरगेटिंग, भूल जाना, ये तो कभी मदद नहीं करेगा। इमिटेशन, अनुकृति या नकल कह लीजिए, नकल, ये भी मदद नहीं करेगा। अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, बिल्कुल मदद करेगा। रट कर याद करना, ये भी मदद नहीं करेगा। तो आप आंसर तो ऐसे भी निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए ये मेटाकॉग्निशन होता क्या है। चिंतन के बारे में चिंतन, चिंतन के बारे में चिंतन, अर्थात आप जो सोच रहे हैं ना, वह सोचना कैसा है, सही है या गलत है। पहले तो आपने किसी टॉपिक के बारे में सोचा, कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची, कम टू योर नॉलेज, दिस इज नोन एज कॉग्निशन। इसमें क्या होगा, कॉग्निशन में क्या होता है, तर्क होता है, चिंतन होता है, बहुत तरह के कंसेप्ट होते हैं। और अब में आपने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के बारे में फिर से सोचना, चिंतन के बारे में चिंतन, अर्थात स्वयं के गुण, स्वयं के अवगुण के बारे में बहुत अच्छे सोचना, यह कहलाता है मेटाकॉग्निशन। कि हम कहाँ हैं, हम जो करने आए थे उसमें हमने कहां तक सफलता पाई है, या किसी चीज को हम कहां तक सीख पाए हैं, व्यवहार में कहां तक उसको हम उतार पाए हैं, ये कहलाता है आपका अभिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। तो अपने बारे में, स्वयं के बारे में चिंतन करना और फिर उस चिंतन के बारे में पुनः चिंतन करना, यह कहलाता है मेटाकॉग्निशन। तो ये आंसर हो जाएगा आपका अभिसंज्ञान 26 का। आते हैं अगले क्वेश्चन 27 की ओर। बच्चों में भ्रांतियां, मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन क्या है, किसी कंसेप्ट के बारे में बच्चा कुछ अपने तरीके से कोई राय मशवरा बना लेता है, इसको कहते हैं मिसकंसेप्शन। यदि उसको लगता है कि हम पहले गुना बना लें उसके बाद भाग बनाया जा सकता है, या हो सकता है उल्टा सोच ले कि पहले हम घटाव सीख लें, सब्सट्रैक्शन सीख लें, फिर एडिशन बाद में हम सीख लेंगे। हो सकता है वह ऐसा सोच लिया हो, तो ये कोई अननेचुरल नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा सोच सकता है वो। ये एबनॉर्मल नहीं है, ये टिपिकल नहीं है, ये नेचुरल है, नॉर्मल है, रेयर भी नहीं है, ये होते रहता है। देखिए, भ्रांतियां यानी मिसकंसेप्शंस, और एक वर्ड है त्रुटि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरर, ये दोनों नॉर्मल है। बच्चे जब तक सीखते रहेंगे या हम भी सीखेंगे, तो कहीं कहीं तो हम लोगों में मिसकंसेप्शन हो जाता है, हम मतलब हम लोग टीचर्स जो होते हैं वहां भी, तो वहां ये नॉर्मल है, ये चलते रहता है। इसको आप अप्राकृतिक नहीं मान सकते हैं, अननेचुरल नहीं मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक, असामान्य नहीं है, ये आपके अधिगम का एक हिस्सा है। त्रुटि और भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस एंड एरर्स आर द पार्ट ऑफ आवर लर्निंग्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, अधिगम में उसे कोई सहायता नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं मिल रही है, लिखा हुआ है असहायता, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, वह क्या करेगा? जब उसे मदद नहीं मिल रही है सीखने में, तो उत्साह दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा? कोई लक्ष्य नहीं, जब मदद ही नहीं मिल रही है तो धीरे धीरे विमुख हो जाएगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना काहे का, वही नहीं ध्यान दे पाएगा वो। जब उसे असहायता हो जाएगी, मदद ही नहीं मिलेगी, तो उसे परेशानी होगी। शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव, बिल्कुल सेपरेशन हो जाएगा, धीरे धीरे वो सेपरेट हो जाएगा।
विथड्रॉ कर लेगा, अपने आप को अलग कर लेगा, और उससे जब मदद मिलेगी तो बाकी बातें होंगी। उत्साह भी दिखाएगा, अपने टारगेट पर ध्यान फोकस करेगा, और प्रदर्शन के पर भी वह बहुत ज्यादा फोकस करेगा। तो ये तीनों नहीं कर पाएगा जब उसे मदद नहीं मिलेगी। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 4 नंबर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा, मैंने पिछले सेट में बताया था प्रेरणा दो तरह के, मोटिवेशन हैज 2 टाइप्स, एक आंतरिक और एक बाह्य, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक होता है बाह्य। कैसे पहचानेंगे? आंतरिक स्वयं से प्रेरित होगा, और बाह्य में उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद उसे और क्या मिल सकता है? इनाम मिल सकता है, रुपया पैसा मिल सकता है, उसकी प्रशंसा बाहर के कोई लोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी, तो बाह्य होगा। अब है आंतरिक प्रेरणा, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, उसकी इंटरेस्ट है ना, रुचि है, स्वयं से प्रेरित हो रहा है, उसकी रुचि है, बिल्कुल सही है। नकद इनाम, ये बाह्य हो गया। पुरस्कार, ये बाह्य हो गया। माता पिता की प्रशंसा, ये बाह्य हो गया। तो आंतरिक प्रेरणा स्वयं से प्रेरित हो रहा है, रुचि, उसका इंटरेस्ट है, इसलिए वो एक नई भाषा को सीखेगा या सीखने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज योर राइट आंसर। 21 का एक होगा। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अधिगम को प्रभावित, फ्री टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको प्रभावित कर लेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? देखिए, अधिगम को, यूं तो अधिगम परिवेश से रिलेटेड होता है, लेकिन कभी कभी आनुवांशिकता से भी। अब देखिए, या स्वयं से भी। इसमें क्या हो जाएगा कि जो रवैया है, एटीट्यूड है, ये इसमें आ जाएगा। एटीट्यूड यानी कि ये रवैया, ये हो गया आपका स्वयं वाला। प्रेरणा, मोटिवेशन, ये भी अनुवांशिकता के हिसाब से या स्वयं के हिसाब से। व्यक्ति लक्षण, ये भी हो जाएगा। पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये भी आपका हो जाएगा। अपने ही निजी अनुभव के बेसिस पे अनुवांशिकता का हिस्सा है ये। लेकिन विद्यालय जो है ना, ये परिवेश से रिलेटेड है, स्कूल। तो यही है जो पर्यावरणीय कारक है, जो आपके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा, इंपैक्टेड करेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो पर्यावरण से संबंधित कारण है वो विद्यालय होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंट फैक्टर्स विच इंपैक्ट लर्निंग? डेफिनेटली दैट इज द स्कूल। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो आज का सेगमेंट हमारा कंप्लीट होता है। आज हमने 1 से 30 नंबर तक किया, 4 जनवरी वाला क्वेश्चन। हम इसके बाद 5 जनवरी या कंटिन्यू रखेंगे इसको, हम जितने सेट्स है सारे सेट्स को करेंगे। आई थिंक आप इंजॉय करें इस सेट का, और फीडबैक जरूर दें कि कहां पे सुधार की और आवश्यकता है। धन्यवाद। हैव अ नाइस नाइट।